यह भी अविमुक्तेश्वरानंद से ही जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है चैप्टर है तो, क्योंकि अब इनको लेकर सियासत हो रही है और अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से सनातन की सियासत करने की कोशिश में है। यह बात बीजेपी और संत समाज कह रहा है। संत समाज का एक बड़ा धड़ा मानता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है वो तुष्टीकरण की रही है और उस राजनीति ने हिंदुओं का भला नहीं किया है। और जिस दल ने हिंदुओं का, सनातन का भला नहीं किया है, अगर उस दल को पीड़ा किसी संत के साथ हुए बर्ताव को लेकर के हो रही है तो उसका अपना एक कारण है, उसके अपने निहितार्थ हैं, स्वार्थ हैं। यह बात एक बड़ा संत समाज और बीजेपी की तरफ से तमाम लोग कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस मामले में खुल करके आकर के अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है क्या? कारण हमेशा होता है राजनीति में। जब कभी भी आपकी सक्रियता बढ़ती है, आपका बयान आता है और आप किसी मोर्चे पर अपने आप को जमाते हैं तो उसके पहले आप बहुत कुछ सोच करके आते हैं। आपके पीछे एक रणनीति चल रही होती है, आपको दूर का दिख रहा होता है और ये दूर का जो है इसको थोड़ा समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने और उन चुनावों से पहले हाल के चुनाव में जो बातें सामने आई हैं, जो नतीजे दिखे हैं, उन नतीजों ने अखिलेश यादव को कहीं न कहीं विचलित किया है। और राजनीति में जो कुछ भी दिख रहा होता है, जो कुछ भी आप सुन रहे होते हैं, खबर वो होती नहीं है, खबर उससे बहुत आगे होती है और उस आगे की खबर को ही आपके सामने रखने का काम मैं करता हूँ इस शो में, न्यूज़ मास्टर। तो हुआ ये कि हाल में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने वहां 125 पार्षद अपने हिस्से के जिता लिए। 125 सीटों पर उसकी जीत हुई और यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी AIMIM मानती है। संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां सबसे ज़्यादा उसको सीटें मिली या सबसे ज़्यादा उसके पार्षद वहां जीते 33। और इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। बिहार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे कुल मिलाकर के, और उसमें से ज़्यादातर सीटें 24 सीमांचल की थीं, यानी कि मुस्लिम बहुल जिले कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। और उन 29 सीटों में से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती और वोट उन 29 सीटों के लिहाज से हम देखें तो 5% के आसपास, यानी कि मुस्लिम इलाकों में एक बड़े चेहरे के तौर पे या एक बड़े जनाधार के नेता के तौर पर ओवैसी उभर चुके हैं। अगर 29 सीटों पर ही चुनाव लड़के उन 29 सीटों पर 5% वोट हासिल करते हैं, मैं बिहार की 243 सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज के भीतर उनकी पकड़, पहुँच और उनको समर्थन, यह सब मजबूती से मिल रहे हैं। अब बंगाल का चुनाव है। बंगाल में एक नया मोर्चा तैयार होता हुआ दिखेगा। आपको पता है कि बंगाल में 33 से 35% मुस्लिम आबादी है और उस आबादी को अपने पाले में करने के लिए ममता बनर्जी लगातार कमर कसे रखती हैं और कई फैसले उनकी सरकार के 2011 से लेकर के आज तक हुए हैं, क्योंकि सत्ता में 2011 से हैं। उसमें उस समाज को संतुष्ट रखने या फिर हिंदुओं को साइडलाइन करके मुसलमानों को खुश करने की एक राजनीति पश्चिम बंगाल के भीतर रही, लेकिन उस राजनीति पर यह तिकड़ी जो है पानी फेर सकती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, दिनाजपुर, यह जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बीरभूम, इन इलाकों में यह जो गठबंधन है वो बहुत मजबूती से लड़ने जा रहा है। अभी गठबंधन हुआ नहीं है, लेकिन इसके होने के पूरे आसार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है उन्नयन पार्टी, और फुरहरा शरीफ दरगाह के अब्बास सिद्दीकी, इन तीनों ने
हाथ मिलाने का फैसला किया है और अगर ये तीनों हाथ मिलाते हैं तो मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को जो एज मिलता रहा है, दरअसल वो एज नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश में और घंटी बजाना शुरू कर देंगे अखिलेश यादव के लिए, और यह बात अखिलेश यादव समझ रहे हैं। यह जो पश्चिम बंगाल के जिले हैं आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद 66%, 37% बीरभूम, 49% उत्तरी दिनाजपुर और लगभग 26% के आसपास पूर्वी वर्धमान। तो यह जो 35% आबादी मुस्लिम आबादी है, इस आबादी को अपने पाले में रख करके ममता बनर्जी ने वहाँ के सियासत की और सत्ता में बार बार लौटी। लेकिन इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर वह मोर्चा जो असदुद्दीन ओवैसी का, हुमायूं कबीर का और अब्बास सिद्दीकी का लड़ता है तो ममता बनर्जी का जो गढ़ है उसमें सेंधमारी हो जाएगी और यह सेंधमारी सीटों की संख्या उनके लिए नीचे ला देगी। और बंगाल का चुनाव नतीजा है वो अखिलेश यादव के लिए चिंता पैदा कर सकता है अगर ये तिकड़ी वहाँ लड़ रही है और ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ा कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि ओवैसी पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं और मुसलमानों का बड़ा समर्थन उनके साथ चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में दो स्थितियां अब कही जा रही हैं। एक ये कि इस बार मायावती पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी, बहुजन समाज पार्टी की नेता, और वो पिछले कई वर्षों से एक जो हाइबरनेशन था उनका पॉलिटिक्स में कि वो आराम से बैठी हुई थी, इस बार वो पूरी ताकत आजमाएंगे। इसलिए वो अपने सारे घोड़े खोलेंगे और ओवैसी मैदान में रहेंगे। मुसलमानों का एक बड़ा नेता मुसलमानों का वोट काटेगा और मुसलमानों का वोट एक मुश्त अखिलेश यादव की पार्टी को जा रहा है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, उसमें एक बड़ी सेंधमारी। और दलितों का वोट अगर मायावती ने काटा, क्योंकि मायावती जब अपने तेवर में आएंगी, रॉ में आएंगी, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी, तो दलितों के बीच में आज भी उनकी अपनी साख है और उस साख के बूते वो एक बड़ा वोट निकाल सकती हैं। तो ओवैसी और मायावती, इन दोनों के मैदान में उतरने और इन दोनों को अगर ताकत मिल जाती है जनता के समर्थन से, तो पीडीए को नुकसान होगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और ये अखिलेश यादव का जो पूरा फॉर्मूला है, जिस आधार पर वो अपनी राजनीति पिछले कुछ वर्षों से चला रहे हैं, चमका रहे हैं, उस फॉर्मूले में सेंधमारी हो जाएगी। और यह जब दो बड़ा टुकड़ा वोट के लिहाज से कम समाजवादी पार्टी के लिए होगा तो नुकसान होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए वो चाहते हैं कि हिंदू समाज के भीतर एक दखल रखा जाए, एक जनाधार तैयार किया जाए। यह बार बार उनको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कह करके लामबंदी हिंदुओं की हो जाती है, सनातनियों की हो जाती है, उनके विरुद्ध में उससे बाहर निकला जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 37 सीटों के साथ अखिलेश यादव आए, स्थितियां अलग थीं। लेकिन इस बार अगर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में अपने आप को आजमाते हैं तो पीडीए को नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए वो हिंदू समाज के भीतर अपनी एक मजबूत जगह चाहते हैं और इसीलिए वो अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है, जो प्रकरण है, उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं और समूचा विपक्ष वहां करके खड़ा है। मौका है तो गोरख पांडे याद आ जाते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न सेकता है, बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। राजनीति में भी एक तीसरा आदमी होता है, वो आपको दिखता नहीं है लेकिन उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अब